हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और ये वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। मैं शुरुआत रेशियो से करूंगा कि रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले तो कि भाई ये वर्ड का मीनिंग क्या है। रेशियो रेशियो मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन मतलब कैसा कंपैरिजन? अभी देखो, हम सब लोगों की एक ही दुखती रक्त है। कौन? शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी। अब ये जो शर्मा जी का बेटा है ये हमसे लाख गुना अच्छा है। ये हमारे पेरेंट्स हमें 100 बार सुना चुके हैं। ठीक है, वो तुझसे ज़्यादा पढ़ता है, वो तुझसे ज़्यादा स्कोर करता है, वो तुझसे ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह भी करता है, वो सब कुछ तुझसे ज़्यादा अच्छा करता है भाई। तो आपके कंपैरिजन में आपसे शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी लाख गुना बेटर है। ये लाख गुना बेटर कहां से आया? 1 लाख टाइम्स बेटर कैसे आया? मतलब आप अगर 1 घंटा पढ़ाई करते हो तो वो 1 लाख घंटे पढ़ाई करता है। ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब हम उनको प्रैक्टिकल कंपैरिजन में अगर बताएं तो आप अगर हर रोज 1 घंटा पढ़ाई करते हो और बाकी टाइम आप दोस्तों के साथ घूमते हो सकता है वो दोस्तों के साथ घूमता ही नहीं और रोज 8 घंटे पढ़ाई करता है। यानी वो आपसे कितना बेटर है? मैं बोलूंगा 8 गुना बेटर। मतलब आप अगर 1 है तो वो 8 है। 1:8 का रेशियो बनता है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि आप अपने टेस्ट में, एक टेस्ट हुई जिस टेस्ट के अंदर में आपने 20 में से 5 स्कोर किया। 20 में से 5 स्कोर किया। हिस्ट्री में होता था भाई, या फिर ज्योग्राफी की टेस्ट में होता था कि अपन फेल हो जाते थे। अल्टीमेटली क्या हुआ? छोड़ के अपन कॉमर्स के अंदर आ गए भैया। 5 स्कोर किया। शर्मा जी के लड़के ने कितना स्कोर किया? उसने स्कोर कर लिया 15 मार्क्स। 20 मार्क की टेस्ट। यानी वो आपके कंपैरिजन में कितना बेटर हो गया? सिंप्लीफाइड पैटर्न में बोलूं तो 3 गुना उसने आपसे ज्यादा स्कोर कर लिया। कितना ज्यादा स्कोर कर लिया? 3 गुना, 3 टाइम्स ज्यादा स्कोर कर लिया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ही इज बेटर ऑफ इन टेस्ट बाय 3 टाइम्स। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको पूछा कि जानू तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बता यार, ये कैसा सवाल है यार, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अब चांद तोड़ के ला सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ, ये बातें तो करोगी नहीं। तो आपने उसको बोला कि यार मैं ना तुझे ताज पैलेस में खाना खिला सकता हूँ। ताज पैलेस के अंदर खाना खिलाना मतलब कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा। 400 रुपए की तो चाय ही आती है वहां पे। उसने आपको बोल दिया यार ये क्या प्यार का कंपैरिजन हुआ? शर्मा जी का लड़का तो मुझे शेरेटन के अंदर खाना खिला सकता है जहां पे खाना खिलाने का बिल 20,000 रुपए है। इसका मतलब अगर लंच के पैसों के बेसिस पे बात किया जाए तो शर्मा जी का लड़का आपसे, आपकी जानू को कितना ज्यादा प्यार करता है? मैं बोल सकता हूं कि 4 टाइम्स ज्यादा प्यार कर सकता है। बराबर है? 5,000:20,000 या 1:4। बोले सर आप तो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो। अरे बेइज्जती तो इसलिए कर रहा हूं ताकि दिल पे लगे, और दिल पे लगता है ना तो दिमाग चलता है, दिमाग चलता है तो क्या होगा? रेशियो समझ में आ जाएगा। बस अपने को और कुछ नहीं करना था, मुझे आपको रेशियो समझाना था। आई होप यहां तक के आप लोग समझ गए होंगे। देयर शुड बी अ कंपेरिजन दैट इज पॉसिबल। ठीक है, पर रेशियो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ स्पेशलिटीज होती है रेशियो की। जैसे कि रेशियो कभी भी सेम काइंड पे होना चाहिए, सेम काइंड पे। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करते हो, आप 5,000 रुपए खर्च कर सकते हो। वो आपको बोल रही है कि अरे यार शर्मा जी का लड़का तो 15 मार्क्स स्कोर कर सकता है टेस्ट में। 15 मार्क्स स्कोर कर सकता है? अरे 15 मार्क्स मेरे ताज होटल से कैसे कंपेरेबल है यार? नहीं है कंपेरेबल, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो देयर शुड बी सेम काइंड। सेम काइंड का क्या मतलब है? कि सेम टाइप ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। नाउ व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट? सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट से मेरा एग्जैक्टली मतलब क्या है आप लोगों को बताने का? सेम टाइप ऑफ मेजरमेंट मतलब, जैसे सपोज करो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर के बारे में आपने सुना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया सपोज करो 5 लाख न्यूज़पेपर रोज बेचता है। एकदम रैंडम छोटा सा फिगर, 5 लाख न्यूज़पेपर रोज बेचता है। 5
लाख पेपर्स। तो हम इसे कंपेयर अगर किसी से करेंगे, लेट से हम इसे हिंदू पेपर से कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम इसे इंडियन एक्सप्रेस पेपर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इनका जो सेल है वो पेपर्स में ही कंपेयर करेंगे। लेट से हिंदू 3 लाख पेपर सेल करता है या इंडियन एक्सप्रेस शायद 1 लाख पेपर सेल करता है, तो पेपर टू पेपर कंपेरेबल है। किंडल के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या? किंडल ऑनलाइन बुक सेलर, हो सकता है उसका भी अपना न्यूज़पेपर है, सपोज रैंडम अज्यूम कीजिए। तो सोच के देखो कि उसने बोला कि भाई मैं तो ना रोज के 30,000 मेल्स न्यूज़पेपर के भेजता हूं, तो ये वाला यूनिट 5 लाख पेपर से कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, एक तरफ न्यूज़पेपर है, दूसरी तरफ क्या है? मेल्स। वैसे ही जैसे मिल्क इन लीटर्स है और राइस इन केजीज है, तो हम मिल्क का राइस के साथ कोई रेशियो नहीं बना सकते यार, ये सब इलॉजिकल बातें हो जाएगी। सो देयर शुड बी सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब भी आप लोग रेशियोज की बात करते हैं। आई होप आप लोगों को रेशियो क्या होता है ये समझ में आ रहा है, और आप लोगों को रेशियो का मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहे हैं। तो रेशियो इज ऑलवेज कंपेरेबल, कोई और कंपैरिजन में होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ सेम पैटर्न, तब जाके कंपैरिजन हो सकता है, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तब जाके कंपैरिजन हो सकता है, नहीं तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आइए आपकी बुक के अंदर में क्या दिया गया है रेशियो के बारे में, हम लोग वो देखते हैं। Both terms of the ratio can be multiplied or divided by same number. Both terms can be multiplied or divided by same number, usually in ratio. They are in ratio. तो रेशियो को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं। ये मैथ्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो कोई एक बंदा है जिसका लड़का सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है, तो अपने को खुशी होती है, देखो ना पापा वो 1 ही घंटा पढ़ाई करता है, मैं 4 घंटा पढ़ाई करता हूँ। आप शर्मा जी के लड़के से कंपेयर मत करो, मैं को उससे कंपेयर करो, तो वो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है। सो देयर इज अ रेशियो बिटवीन द टू विच इज नोन एज 4:1। मैं इसे डिविजन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों को सेम नंबर से, यानी लेट से 2/2, तो भी मेरा रेशियो वही का वही रहता है, रेशियो बदलता नहीं है। मतलब क्या? 8/2। अगर मैं इसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो 4/1 ही होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 4/1 इज सेम एज 8/2 बिकॉज सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड। सपोज करो मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4/1 इंटू 5/5 यानी 20/5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/1 या 8/2। So if both of them are multiplied by same number, the ratio still remains the same. If both are divided by same number, still the ratio remains the same. मैं कुछ भी बोल दूं मतलब वही होता है। ठीक है, so that is what is given as the first characteristic. Second one, the order of the terms in the ratio is very very important. मतलब क्या? मैंने जब आपको बोला सबसे पहले एग्जाम्पल में कि भाई शर्मा जी का लड़का 8 घंटे पढ़ाई करता है, आप 1, तो 1:8 है। द रेशियो कैन नॉट बी रिटन एज 8:1। मतलब 8 घंटे फिर क्या हो जाएगा? आप पढ़ाई करते हो, वो 1 घंटा पढ़ाई करता है। नहीं 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 नहीं, फिर रेशियो को भी बदल दो। आप इस टू शर्मा जी का बेटा 1:8 है, शर्मा जी का बेटा इस टू आप 8:1 हो जाएंगे। 1:8 इज नॉट इक्वल टू 8:1। लिखने का तरीका है, 1:8 को लिखा जाएगा जब भी आपको कंपेयर करना है यू with someone else's kid and someone else's kid is to you will be 8:1। आई होप यहां तक के क्लियर होगा। ठीक है, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ये मैंने आपको समझा दिया, एंड सेम यूनिट्स। टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। जब भी आपको कंपेयर करना है रेशियोज को तो वो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में रहने चाहिए। मतलब क्या? जैसे अगर आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं 2 1/3 3 1/3, इसको रेशियो नहीं बोलते। 3.6 4.8 इसको रेशियो नहीं बोलते, पहले इसे एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। हाउ एग्जैक्टली कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि 2 1/3 को कैसे लिखा जाता है। 2 1/3 को लिखा जाएगा 2 + 1/3। इट इज नॉट 2 into 1/3। 2 1/3 यानी 2 + 1/3। मतलब क्या? अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय मुझे लेना पड़ेगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं इस 2
2+1/3 को लिख सकता हूँ 2/1 + 1/3, यानी हर नंबर जिसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर एक्चुअली 1 होता है। बोलने का मतलब ये। तो अब मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। अरे सर मैथ से भाग भाग के यहाँ तक क्या है, आप फिर से मैथ्स लेके आ गए, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अरे बेटा बहुत ही सिंपल फंडा है एलसीएम। एलसीएम इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू लर्न। कैसे याद रखोगे, देखो डिनोमिनेटर्स सबके मल्टीप्लाई होते हैं, बस इतना याद रखो। डिनोमिनेटर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपको एग्जाम का सॉल्व करना है उसके बेसिस पे करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जिन लोगों को एलसीएम आता है दे आर कंफर्टेबल, वो ये वाला पार्ट अगर नहीं भी सुने तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जिन्हें आता है वो उनको सिंप्लीफाइड टेक्निक्स पता है, जिनको नहीं आता मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ भैया वो सबसे सिंप्लीफाइड है, मुझे ऐसा लगता है। डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर दो, और उसके अलावा हर नंबर जिसका डिनोमिनेटर में बाकी के नंबर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में बाकी के नंबर्स नहीं है, उसे वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसे वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है सबसे पहले 2 का 1, इसमें कौन सा नंबर नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दैट मेक्स इट 6 + 1/3 यानी 7/3। आइए हम ऐसे ही जो दूसरा वाला रेशो हमको दिया है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3/1/3, 3/1/3 को अगर हम लोग निकालने गए सो इट इज 3 + 1/3 यानी 3/1 + 1/3। डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में जो जिसका डिनोमिनेटर में जो नंबर नहीं है वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 में डिनोमिनेटर में 3 नहीं है इंटू 3, और 1 में डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। That makes it 9 + 1/3 या 10/3। अब मैं उस रेशियो को रीराइट कर लेता हूँ 7/3 = 10/3। इसे फर्दर फ्रैक्शन में अगर मुझे करना है तो अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल सी इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। रेशियो के अंदर में डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो उन्हें एलिमिनेट भी किया जा सकता है। 7/3 = 10/3 कैन बी रिटन एज 7:10 अगर डिनोमिनेटर्स सेम है। नहीं है तो वापस से मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, यानी एलसीएम वाले जो रूल्स है वो वाले रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे, वो भी डेफिनेटली आने वाला है, तो जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे समझेंगे। बट व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम द रेशियो इज सेम एज 7/10। क्यों? देखिए हम रेशियो को लिखते कैसे हैं, 7/3 डिवाइडेड बाय 10/3 बराबर है, या 7/3 डिवाइडेड बाय 10/3। हम जब स्कूल में थे तो मैथ्स में हमने कहीं तो भी कभी तो भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हमें धुंधला धुंधला याद होगा, और अब मैं उस धुंधली धुंधली याददाश्त को थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, डिवाइड को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, तो आपके रेशियोज भी उल्टे हो जाते हैं। आपने जो रेशियोज लिख के रखे हैं वो रेशियोज भी उल्टे हो जाते हैं, यानी 10/3 विल बिकम 3/10, यानी 7/3 × 3/10 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो ये हो गया 7/10 विच कैन बी रिटन एज 7:10। द रेशियो कैन बी रिटन एज 7:10। आई होप यहाँ तक क्या आप लोगों को क्लियर होगा। तो 7:10 का हमारा रेशियो बन जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें उसी के बाद दिया गया था 3.6:4.8। 3.6:4.8। अगेन द डेसिमल शुड बी, नहीं चलता ऐसा, रेशियो नहीं होता, रेशियो फ्रैक्शनल पैटर्न में रहना चाहिए। मैं इसे लिख सकता हूँ 36/100 = 48/100। मतलब अगर मेरे को डेसिमल हटाना है तो इट कैन बी रिटन एज नॉट 110, 36/10 = 48/10 बराबर है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं 10 और 10 हटा दूं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, रेशियो कैन बी रिटन एज 36:48। कभी भी रेशियो को सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैन बी एलिमिनेटेड, रेशियो स्टिल रिमेन्स द सेम। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया। 36 को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 36 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो सबसे पहले तो आता है 2, तो 18 बचा, फिर आया 2, तो 9 बचा, फिर 3 और 3। सो 36 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 3 बराबर। वैसे ही मैं 48 को भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लेट से सबसे पहले आया 2, 24, फिर आया 12, फिर 2 तो आया 6, फिर आया 3
और फाइनली 1. सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. बराबर. अब सेम नंबर्स कैन बी एलिमिनेटेड, सेम नंबर्स कैन बी एलिमिनेटेड, यानी 3 और 3, 2 और 2, 2 और 2. इसे मैं लिख सकता हूं फाइनली जो बचा 3/2 इंटू 2 यानी 4. सो 36:48 इज सेम एज 3:4. सेम होता है. ठीक है. कभी कभी स्टूडेंट्स फिर ऐसा दिमाग लगाते हैं, मुझे पूछते हैं कि सर 3.4:4.8 में 3 और 4 आ रहा है, तो पॉइंट वाला पार्ट हटा दो, 3:4 हो गया ना सर. सर चलेगा ना सर? अरे नहीं, ऐसा नहीं करने का. फिर तो 3.5:4.8 को भी आप 3:4 लिख दोगे. दे आर नॉट सेम. क्यों? 35:48 है. 35 कैसे बना? 5 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. कुछ भी सेम नहीं है यार, कुछ भी सेम नहीं है. नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अच्छा, मैं जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा. बराबर है. मैं लिखने का टाइम इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सब यहाँ लिखी हुई तो है ऑलरेडी. देखिए, उन्होंने सब लिख के रखा है. ठीक है. तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है. फिर भी अगर आपको लिखना है तो आपके पास डेफिनेटली एक ऑप्शन है कि आप वीडियो को हर पॉइंट पे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में रिकॉल करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहे. आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपको रेशियो निकालना कैसे बता रहा हूँ. मैथ्स का खेल है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, LCM आता है और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. सब बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है. ठीक है. अब देखिए, हम देखते हैं इसका एक कैरेक्टरिस्टिक. इफ अ क्वांटिटी इंक्रीसेस और डिक्रीसेस इन अ रेशियो ऑफ A:B. कोई तो एक रेशियो है A:B जिसमें आप इस क्वांटिटी को या तो बढ़ा रहे हैं एग्जिस्टिंग क्वांटिटी को, या फिर आप घटा रहे हैं एग्जिस्टिंग क्वांटिटी को. तो आपका जो रेशियो है वो क्या बन जाता है? ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय B अपॉन A इज कंसिडर्ड टू बी द रिवाइज्ड आंसर. पहले कुछ वर्डिंग्स सीख लीजिए. A और B के अंदर A को बोला जाता है एंटीसीडेंट और B को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट. तो देखो, आपको लिख के दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे, सो द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट एंड बी द सेकंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. ये इनके नाम है. ठीक है. तो नाम ध्यान में रखेंगे. नाम के बेसिस पे अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा ये आपको समझना पड़ेगा. आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश. इफ अ quantity increases or decreases in the ratio of A:B, then new quantity is equal to B of the original quantity A. New quantity B is the new quantity is in the B of original quantity by A. ये वाले लाइन का हम लोग मतलब समझने की कोशिश करते हैं. अभी जैसे कि सपोज कीजिए कि अपनी जो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी, अपने पापा ने अपने को पॉकेट मनी दे के रखी है 5,000 रुपये महीना. बोले 5,000 रुपये महीना देते हैं, बहुत है. अब क्या हुआ? चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग गई, फ्यूल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, हेलमेट का प्राइस भी बढ़ गया, गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ गए, बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो चीज़ों की प्राइस बढ़ गई. पहले तो कैशबैक स्कीम्स वगैरह मिल जाती थी, आजकल कैशबैक स्कीम्स भी कुछ खास नहीं मिल रही है. तो हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो अपन ने पापा को बोला, यार पापा अभी पॉकेट मनी बढ़ाओ. बोले खर्चे वर्चे नहीं पूरा रहे. पापा ने बोला अच्छा. बोले पॉकेट मनी बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? बोले यार 1.5 गुना कर दो. 1.5 गुना कर दो. 1.5 गुना कर दो यानी आज के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स बढ़ा दो. 1:1.5 कर दो. ठीक है. ऐसा अपन ने अपने पापा को बोला. तो पापा ने बोला कि यार तू ये ऐसे मत बता मेरे को कि 1.5 गुना बढ़ा दो और ये कर दो. तू क्या, मैं मैथ्स का स्टूडेंट, तू पढ़ रहा है यार मैथ्स, देखो पढ़ा रहा हूँ मैंने तो मैथ्स कब का छोड़ दिया. तू मुझे बता तेरे को पॉकेट मनी कितनी चाहिए. तो ये पॉकेट मनी अपन कैसे निकालते हैं? इधर पे A हो गया मेरा एंटीसीडेंट, बराबर है, और 1.5 B हो गया मेरा कॉन्सिक्वेंट. हमें फॉर्मूला बोल रहा है कि जब भी आपको ऐसा कोई इंक्रीज या डिक्रीज देखना है रेशियो में, जब भी सेकेंड रेशियो ज़्यादा है मतलब वो इंक्रीज्ड है, और सेकेंड रेशियो कम है मतलब वो डिक्रीज कर रहा है चीज़ों को. ठीक है. तो 5,000 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय B कॉन्सिक्वेंट डिवाइडेड बाय एंटीसीडेंट. हमेशा हम इंक्रीज ऐसे ही निकालते हैं. आपको जब भी इंक्रीज निकालना है तो आप पहले कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई करोगे और एंटीसीडेंट डिवाइड करोगे. डिक्रीज में भी आप ऐसा ही करोगे.
मतलब ये हो जाएगा 7,500। हम इन शॉर्ट हमारे पापा को बोल रहे हैं कि भी 7,500 की हमारी पॉकेट मनी कर दो। वो बोलेंगे यार पागल हो गया, 6,000 रुपये ले और चुपचाप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, कोई बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। सपोज कीजिए कि पहले जब आप स्कूल जाते थे तो आप रोज साइकिल चलाते थे। सपोज हमारी स्कूल 6 किलोमीटर दूर थी, तो 6 और 6 12 किलोमीटर की आप रोज साइकिलिंग करते थे। फिर आप आ गए कॉलेज में। कॉलेज में आए तो टू व्हीलर मांगा, आप बोले कि तू अभी 18 साल का नहीं हुआ है, कोई तेरे को टू व्हीलर नहीं मिलेगी, साइकिल पे घूम चुपचाप। तो साइकिल पे आप ट्यूशन की क्लास तक के जा रहे हो या फिर अपने कॉलेज तक के जा रहे हो। तो कॉलेज जो था वो पुराने डिस्टेंस के कंपैरिजन में हाफ डिस्टेंस पे था, हाफ डिस्टेंस पे। यानी मैं बोल सकता हूँ 2:1, हाफ हो गया ना, 1 ½ 2 के डिस्टेंस पे था। तो अगर आपको डिस्टेंस जानना है तो आप कैसे निकालोगे? आप 12 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करोगे कॉन्सिक्वेंट से और डिवाइड किससे करोगे? एंटीसीडेंट से। तो ये कितना हो गया? 6 किलोमीटर। यानी 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम कोई इलस्ट्रेशन देखते हैं जो हमको दिया है। रौनक weighs 56.7 kgs. रौनक weighs 56.7 kg. If he reduces the weight in the ratio of 7:6, तो पहले हर 7 किलो के बदले अब उसका वजन 6 किलो हो गया है। उसके शरीर का हर टुकड़ा जो 7 किलो का था, अब उसने उसका वेट रिड्यूस करके 6 किलो कर दिया। ऐसे उसके शरीर के कितने टुकड़े थे पहले तो वो निकालो और अब उसका फाइनल वजन निकालो। ठीक है ना, इस तरह से चाहते हैं वो लोग। 7:6 फाइंड द न्यू वेट। तो नया वेट कैसे निकलेगा? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। 56.7 डिवाइडेड बाय एंटीसीडेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंट। सो 56.7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6। अब उसका वेट हो गया 48.6 kgs। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा मैं किस चीज के बारे में यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, सिंप्लीफाई द रेशियो। अगला है सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3:1/8:1/6। थोड़े से एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। अब 1/3, 1/8, 1/6। अब 3 पॉइंट का रेशियो है। 1/3:1/8:1/6। ठीक है, चलिए अब हम इसे एक नॉर्मल रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, सिंप्लीफाई करते समय रेशियोज में एक तो फ्रैक्शन होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर्स सबके सेम हो जाने चाहिए। यहाँ अगर मुझे तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 3 × 8 × 6, 3 × 8 × 6 यानी 144। जो लोग LCM का प्रोसेस फॉलो करते हैं, यू कैन फॉलो LCM निकाल के आप लोग उसे सॉल्व कर दीजिए। मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड टेक्निक्स के बेसिस पे चल रहा हूँ। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या? मुझे पहले वाले रेशियो में डिनोमिनेटर 144 चाहिए, दूसरे वाले में भी डिनोमिनेटर 144 चाहिए और तीसरे वाले में भी डिनोमिनेटर 144 चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो तीनों के डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे, जो न्यूमरेटर बचेगा वही रेशियो होगा। ऐसा एक एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था और मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो बदलता नहीं है। अगर आप किसी रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो बदलता नहीं है। तो 3 को मुझे बताइए 144 करने के लिए आपने 3 को क्या किया? 144 किया। आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 3 144 हो गया? आपने कौन से नंबर से 3 को मल्टीप्लाई किया कि 3 144 हो गया? आपने 8 × 6 से मल्टीप्लाई किया। आपने 8 × 6 से मल्टीप्लाई किया यानी आपने 48 से मल्टीप्लाई किया। देखो ना, 3 × 48 144 है। इसका मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 48 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रेशियो बदलने वाला नहीं है, विच विल रिमेन एज 144। समझ में? वैसे ही दूसरे वाले को अगर 144 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 से। 3 × 6 यानी 18। देखिए 18 × 8 144 होता है, यानी 18/18 से।
वैसे ही लास्ट वाले रेशियो को आखिर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब आएगा 3 इंटू एट यानी 24। देख लीजिए एक बार आप मल्टीप्लाई करके, क्या 24 से भी 144 आता है? अब अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 144 इज टू 18 अपॉन 144 इज टू 24 अपॉन 144। मतलब अब मैं सबके कॉन्सिक्वेंस अगर हटा दूं तो 48 इज टू 18 इज टू 24, 48 इज टू 18 इज टू 24, ये बन गया मेरा रेशियो। अब रेशियो तो कभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, हमने पढ़ा कि भाई जो रेशियो होता है वो तो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। तो आखिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? चलिए हम इनमें जो भी कॉमन मल्टीपल्स है उनको हटा देते हैं। तो एक तो है 2 को अगर मैं हटाता हूं तो ये 24 हो जाता है, ये 9 हो जाता है और ये 12 हो जाता है। अभी भी 3 एक कॉमन मल्टीपल है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है, एलसीएम नहीं निकल रहा, पहले बोल रहा हूँ एलसीएम नहीं निकल रहा, ठीक है। तो मैं 2 और 3 6 सभी में से एलिमिनेट कर देता हूं। तो 48 में से अगर मैंने 6 को एलिमिनेट किया तो आ जाएगा 8, 18 में से मैंने 6 को एलिमिनेट किया तो आ जाएगा 3, डिवाइड कर रहा हूं बोलने का मतलब, और 24 में से भी 6 को एलिमिनेट किया तो हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 48 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 6 इज टू 3 इंटू 6 इज टू 4 इंटू 6। तो जैसे डिवाइड की हुई चीज़ें कॉमन निकल जाती है, मल्टीप्लाई की हुई भी सेम नंबर्स निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फाइनली रेशियो हो जाएगा 8 इज टू 3 इज टू 4। आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेवल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता चले जाएगा, तैयारी में रहिएगा, क्वेश्चन के टुकड़े कीजिएगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए उन क्वेश्चन को समझना। हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 720 स्टूडेंट्स। Ratio of number of boys and number of girls in a school of 720 students is 3:5। क्वेश्चन को पहले तो इतना सा ही माने, ऐसा माने कि हमने इतना सा ही क्वेश्चन पढ़ा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:5। सो देयर आर बॉयज, देयर आर गर्ल्स जिनका टोटल है 720, एंड देयर आर बॉयज, देयर आर गर्ल्स जिसमें रेशियो है 3:5। ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे ये बताता है कि गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है। देखो ना, देखो एनालाइज करके देखो, गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है। गर्ल्स का रेशियो 5 है यानी बॉयज का 3, हर 3 लड़कों के बदले 5 लड़कियां हैं यहाँ स्कूल में। पक्का फैशन डिजाइनिंग की क्लास होगी है, या पक्का आर्किटेक्चर की क्लासेस होगी है, इसीलिए लड़कियां ज्यादा है। सिविल इंजीनियरिंग तो हो नहीं सकती, और सीए तो आप पकड़ो ही मत, स्कोप से ही दूर रखना पूरी तरह से। चलो आओ देखते हैं। 3:5। सपोज मैं अब इसका इक्वेशन बनाऊं तो लेट से कि हम बॉयज को ले रहे हैं x और गर्ल्स को ले रहे हैं y। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई होता है 720 बराबर, x प्लस वाई होता है 720, और x अपॉन वाई हो गया 3/5। या मैं ये बोलूं कि x हो गया 3/5 ऑफ y, कि जितनी भी लड़कियां हैं मल्टीप्लाइड बाय 3, जितनी भी लड़कियां, लड़कियों को क्या लिया y, जितनी भी लड़कियां हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा x। भाई ये क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं मेरे फर्स्ट इक्वेशन में, क्या करूं? रिप्लेस कर दूं मेरे फर्स्ट इक्वेशन में। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा x की जगह 3/5y प्लस y इज इक्वल टू 720। अब मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, और मैंने आपको कहा एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 1y प्लस 5 इंटू 1y upon 5 into 1 will be equal to 720. So this will be 3y plus 5y upon 5 is equal to 720. समझ में आया?
आइए आगे बढ़ते हैं। 8y और मैं 5 को लेके चले जाता हूं दूसरी जगह, और दूसरी जगह अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5 हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखिए मल्टीप्लाई होगा, यानी 720 इंटू 5 3600। अब अगर मुझे y निकालना है तो मैं y कैसे निकालूंगा, मैं y निकालूंगा 3600 डिवाइडेड बाय 8, 3600 डिवाइडेड बाय 8 यानी 450। 450 ये क्या मिला, ये मिला गर्ल्स, ये मिली गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे, अरे टोटल स्टूडेंट्स ही 720 है बराबर। 720 में से अगर 450 गर्ल्स है तो बाकी के तो बॉयज ही होंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये मिल गए बॉयज 270। यहाँ तक के हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व, यहाँ तक के कर लिया हमने हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व, हमने निकाल लिया बॉयज हमारे पास 270 है, गर्ल्स हमारे पास 450 है। आप ये मान ले कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिया। मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप मानिए कि ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। If 18 girls are admitted to the school, 18 girls are admitted to the school, find number of boys that may be admitted। आपको नंबर ऑफ बॉयज को भी बढ़ाना है। अगर 18 नहीं लड़कियों ने एडमिशन ले लिया तो आखिर कितने और लड़कों का एडमिशन लें और कितने लड़कों का एडमिशन लें, सो दैट नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल रेशियो चेंज टू 2:3। ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि आखिर अगर लड़कियां 18 से बढ़ जाए तो हम कितने बॉयज और ऐड करें सच दैट बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो हो जाए 2:3। मतलब नया वाला जो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है वो हो जाए क्या, 2:3। लेट्स अज्यूम दिस क्वेश्चन मार्क टू बी z मान लेते हैं यार। और अब 720 का टोटल हो नहीं सकता, तो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, मतलब 270 प्लस z कितने लड़के अभी नहीं पता, 270 प्लस z कितने लड़के अभी नहीं पता, डिवाइडेड बाय गर्ल्स पता है 468 होगी, रेशियो होना चाहिए 2/3। मतलब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में आया, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये आंसर निकाल सकता हूं। आइए निकालने की कोशिश करके देखते हैं। 270 प्लस z इंटू 3 विल बी 2 इंटू 468। मतलब क्या, अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, 270 इंटू 3 होता है 810 प्लस 3z, 2 इंटू 468 होता है 936। मतलब क्या, 3z हो गया 936। अब ध्यान में रखो अगले बार राइट हैंड साइड में जाके माइनस होगा, वापस से डिवाइड मत लिख देना क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ जाके माइनस होता है, ऐसे ही याद रखना। ठीक है, विच इम्प्लाइज z विल बी इक्वल टू, हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो आता है 126, और जो 3 है क्योंकि वो z से मल्टीप्लाइड था तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 126 डिवाइडेड बाय 3 इज 42। क्या मतलब है 42, ये मतलब है कि इतने बॉयज और चाहिए, इतने बॉयज और चाहिए 18 लड़कियों के एडमिशन के बाद की रेशियो 2:3 हो जाए। देखो 42 हमारा आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो या तो ICAI के दिए हुए आंसर के साथ साथ चलें, पूरे स्टेप्स दिए हैं, या और डिटेल में स्टेप्स चाहिए तो मैं जो लिखा रहा हूं लिखते चले जाइए, आपको कंसेप्ट समझ जाएगा। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एप्लीकेशन देखते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इनवर्स रेशियो, मतलब रेशियो को उल्टा कर देना, रेशियो को उल्टा कर देना। देखिए A:B का इनवर्स रेशियो होगा B:A। टर्मिनोलॉजी है, नाम सीख रहे हैं। 1:2 का इनवर्स क्या होगा 2:1, 3:5 का इनवर्स क्या होगा 5:3। बस यही समझ रहे हैं हम कि इसे इनवर्स रेशियो बोलते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक के? फिर उसने आपको बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। ध्यान में रखिए इनवर्स रेशियो में मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। देखिए ना 1/2 इंटू 2/1 विल बी इक्वल टू 1, 3/5 इंटू 5/3 विल बी इक्वल टू 1। यानी अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आ रहा है, दो फ्रैक्शंस का, मतलब वो इनवर्स रेशियो में है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो आपको दो रेशियो दिए गए हैं A:B
और C is to D, और आपको पूछा भाई कंपाउंड रेशियो बताओ, हम बस उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी AC is to BD या AC अपॉन BD को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। क्लियर है? समझ में आया? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 5:7, 4:9 इज 2:3, नहीं पहला वाला क्या है? कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4, 5:7, 3:4, 5:7। देखो 3:4 और 5:7 मल्टीप्लाई करना है बस। 15:28, 15:28 इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। अगला 2:3, 5:7, 4:9, 2:3, 5:7, 4:9, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा 40/189। ठीक है, 40/189। आई होप ये क्लियर होगा। अब कुछ और वर्डिंग्स है, कुछ और चीजें बताई गई है, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आइए इनको समझते हैं। भाई एक डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। A अपॉन बी का अगर मैं आपको डुप्लीकेट रेशियो पूछूं, डुप्लीकेट रेशियो, तो वो हो जाएगा A² अपॉन B², यानी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। एंटीसीडेंट खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट भी खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऐसे में बोलते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। जैसे कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो होगा 4/9, समझ में? 5/7 का डुप्लीकेट रेशियो होगा 25/49। क्लियर? डुप्लीकेट रेशियो है ये मत कहना कि दोनों रेशियो सेम होते हैं, ये कभी नहीं हो सकते। ठीक है, वैसे ही एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। A अपॉन बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है A³ अपॉन B³। क्या होता है? A³ अपॉन B³। ठीक है, जैसे 5/7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 125/343। 3 बार बस क्यूब ले लिया, 5 × 5 × 5 अपॉन 7 × 7 × 7। दे आर नॉट सेम। ठीक है, आप एग्जैक्टली अगर उल्टा पढ़ें तो A² अपॉन B² का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A/B, यानी 2/3 का 4/9 डुप्लीकेट रेशियो है, तो 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो में 2/3 बोल सकता हूं। वैसे ही इसको क्या बोलते होंगे? आप समझ ही गए होंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ गए? 5/7 का डुप्लीकेट रेशियो अगर 125/343 है, तो 125/343 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा क्या? 5/7। मतलब कर क्या रहे हैं हम? A अपॉन बी का अगर मैं आपको सब डुप्लीकेट पूछूं, तो मैं बोल रहा हूं कि आप स्क्वायर रूट ले लें, दोनों का स्क्वायर रूट ले लें। और अगर मैं आपको सब ट्रिप्लीकेट पूछूं, तो आप क्यूब रूट ले लें। समझ में? क्यूब रूट ऑफ A अपॉन क्यूब रूट ऑफ B। तो आपके हाथ में है कि आप इसे किस तरीके से लिखना चाहते हैं या किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, 4/9 का सब डुप्लीकेट पूछा है 2/3। 8/27 का सब ट्रिप्लीकेट पूछा है, थर्ड रूट ऑफ 8 इज 2 एंड थर्ड रूट ऑफ 27 इज 3। अब कैलकुलेटर पे कैसे निकाले, तो हम कैलकुलेटर टेक्निक्स देखेंगे, डोंट वरी, मैं उसका अलग से वीडियो दे दूंगा आपको, ताकि आप उसे फ्यूचर में भी रेफर कर सकें। If the ratio of two similar quantities can be expressed as ratio of two integers, the quantities are said to be commensurable, otherwise they are said to be incommensurable। मतलब क्या? अगर दो नंबर्स इंटीजर्स है तो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट करने वाले रेशियोज है, थोड़े इजी है, कमेंसरेबल है। अदरवाइज अगर रूट्स में है तो इन्हें इनकमेंसरेबल बोल दिया जाता है, मतलब दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और फिर होता है कंटीन्यूअस रेशियो।
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, तो उन्हें बोला जाता है इन कंटिन्यूड रेशियो। देखते हैं हम ये सब चीजें, एप्लीकेशन देखते हैं हम सबसे पहले। continued ratio of 200, 400, 600 will be 200:400:600, and in short 1:2:3. समझ गए? Monthly income of two persons are in the ratio 4:5. Incomes are in the ratio 4:5 and expenditures in the ratio 7:9. If each saves 50 per month, find their monthly income. If each saves 50 rupees per month, find their monthly income. So आपको बताया गया है कि जो इनकम है ना, इनकम वो 4:5 के रेशियो में दो लोगों की, और उन्हीं दो लोगों के एक्सपेंस 7:9 के रेशियो में, और दोनों ही बंदे जो सेविंग करते हैं वो है 50 ईच। मतलब हमारा मिस्टर ए जो पहला बंदा है उसकी इनकम माइनस उसका एक्सपेंस 50 रुपये है, और वहीं हमारा जो दूसरा बंदा है बी, उसकी इनकम और उसकी एक्सपेंस का फर्क भी 50 रुपये है। समझ गए? सीधी बात है, दोनों की इनकम भी अलग अलग है और दोनों के एक्सपेंसेस भी अलग अलग है। आपको बताया गया है कि इनकम 1 अपॉन इनकम 2 का जो रेशियो है वो है 4/5, और एक्सपेंस 1 अपॉन एक्सपेंस 2 का जो रेशियो है वो है 7/9। ठीक है, समझ गए? मतलब दोनों की इनकम में एक कोई तो कॉमन मल्टीपल था जो न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था, और वो कट गया। वो कट गया जिसके कारण फाइनली जो इनकम बची वो 4/5 बची, यानी जो नेट फ्रैक्शन बचा वो क्या बचा? 4/5। कोई तो कॉमन मल्टीपल रहा होगा ना जो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए रेशियो 4/5 हो गया। इनकम तो 4 रुपये नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग 7 रुपये माइनस करने का नेगेटिव हो जा रही है ऐसे तो। इसका मतलब इनकम रही होगी 4x और नीचे वाले की 5x। बात ध्यान में रखिएगा कि यहां जो कॉमन मल्टीपल है जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस में भी वही कॉमन मल्टीपल रहा होगा। एक्सपेंस का मल्टीपल कुछ और रहा होगा, मतलब एक्सपेंसेस रहे होंगे 7y और 9y, क्योंकि अगर दोनों के मल्टीपल सेम हो जाए तो सेविंग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आती है। देखो ना, 4x माइनस अगर ये 7x होता तो ये 50 कैसे आएगा जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही नेगेटिव आ रहा है -3। समझ रहे हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता, तो दोनों के बीच के मल्टीपल्स अलग अलग रहे होंगे। अब मुझे पता है 4x माइनस 7y अपॉन 5x माइनस 9y इज इक्वल टू, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 50/50 या 1:1, या इन शॉर्ट 4x माइनस 7y 50 रुपये है, और 5x माइनस 9y भी 50 रुपये। सो वन ऑफ द मेथड्स इज आप इसी को सॉल्व कर लें, x और y को फाइंड करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं दोनों को में से कोई एक एलिमेंट को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो x या तो y। हम कोशिश करते हैं, ये मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ, मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ पहला मेथड देख रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि मेरे को पहले एलिमेंट में से x एलिमिनेट करना है, दोनों में से x एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? x का जो मल्टीपल है, जैसे x के सामने 4 है पहले इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में x के सामने 5 है, मैं दोनों के इस कॉमन मल्टीपल को एक दूसरे के इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब क्या? पहले इक्वेशन को x के दूसरे इक्वेशन के x के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना, और दूसरे इक्वेशन को पहले वाले x के इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना। यानी कि अब मैं इनको रीराइट करके बताता हूं आपको। देखो ये क्या हो जाएगा, 20x 35y इज 250, और दूसरा हो जाएगा 20x माइनस 36y इज इक्वल टू 200। चलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वाला इक्वेशन
रीराइट हो जाएगा। ऐसा करते हैं तो क्या बचा, 1y इज इक्वल टू 50, यानी y इज इक्वल टू 50। अगर y 50 है, y 50 है, तो पहले वाला बंदे की जो एक्सपेंस है, मिस्टर ए का जो एक्सपेंस है वो हो जाएगा 7 इंटू 50, 350। अगर एक्सपेंस 350 है तो देखो सेविंग 50 है, मतलब x कितना आ जाएगा, 350 प्लस 50 अपॉन 4, यानी 100 हो जाएगा। यानी उस बंदे की इनकम कितनी हो जाएगी, अगर मैं डिवाइड नहीं करता तो 400 थी ना उसकी इनकम, उसकी इनकम कितनी आ रही है, 400। इसका मतलब जो दूसरा बंदा है उसकी इनकम कितनी आ रही है, 5x, 5 इंटू 100, 500, समझ गए, 500। ये एक मेथड हो गया, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अनदर मेथड कुड बी, मैं वो इक्वेशंस वापस लिख लेता हूं। कि मैं इसे थोड़ा रीफ्रेम कर दूं। 4x माइनस 50 विल बी 7y, एक ही बात है। 5x माइनस 50 विल बी 9y। अरे इनकम में से सेविंग हटाओ तो खर्चे, इनकम में से खर्चे हटाओ तो सेविंग, बराबर है ना, इनकम में से सेविंग हटाओ खर्चे। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 50 अपॉन 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 7y अपॉन 9y, जिसमें y कट गए। अब तो बड़ी सिंपल कहानी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 4x माइनस 50 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 5x माइनस 50, यानी क्या, 36x माइनस 450 विल बी इक्वल टू 35x माइनस 350, या x इज इक्वल टू 100। अब इसकी आगे की कहानी सेम, पहले वाले की इनकम 4x 400, दूसरे वाले की इनकम 5x 500। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, और समझ में भी आया होगा हम लोगों ने यहाँ तक क्या किया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।